कैसन बा। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40। इसके लिए हमारे 2 वीडियो हैं 20-20 करके, लगभग 1-1 घंटे का। ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा? क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट भी साथ में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आप एग्जाम में मार्क्स लेकर आओ। मेरा मतलब ये है, ठीक है, जैसे तैसे ना बताऊँ। हलवा लग रहा है ना। 41 विथ रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब अब ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, चल रहा है काम, इतना तो सबको पता है कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी। लेकिन उसके वो एस्पेक्ट पूछ रहे हैं या एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, इस पर हम फोकस करें। वीएलसी का उन्होंने एस्पेक्ट पूछा था, तब हमें वहाँ पे सारे ऑप्शन पॉसिबल नहीं थे। उन्होंने उसके पहले हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन पूछा था, वहाँ पे सारे पॉसिबल थे। लेकिन वीएलसी में हमें एस्पेक्ट पूछा था, तो हमने देखा था कि ऐसा नहीं कि एस्पेक्ट में सारे पॉसिबल हैं। हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या पूछा था, एप्लीकेशन पूछा था, तो हमने वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कर दिया था। उसके बाद हमसे ये पूछा गया था डिस्ट्रीब्यूटेड वाला, कौन सा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो वहाँ भी हमसे ये नहीं पूछा था कि एप्लीकेशन क्या है, हमें वहाँ से एस्पेक्ट पूछे थे। तो वहाँ हमने देखा था कि सारे वहाँ पे पॉसिबल नहीं थे एस्पेक्ट, लेकिन एप्लीकेशन में जनरली कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होगी तो ऑलमोस्ट सारा वहाँ पे जो है यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें अप्लाई होता है क्या ये एलिमिनेशन टेक्निक। 41 क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे कैन बी यूज, ओ एप्लीकेशन की बात है, दे कैन बी यूज एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। एप्लीकेशन है, मान के चलते हैं, ठीक। दे कैन बी मेड इन टू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मान के चलते हैं, सही है। दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, मान के चलते हैं, सही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, हमें एप्लीकेशन के हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है कि 1, 2, 3 तीनों सही होने चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? देखिए क्यों यहाँ पे रुक गया मैं। चौथा एस्पेक्ट है, कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। नाउ यू कैन गेट कन्फ्यूज कि बायोडिग्रेडेबल है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बट हम जानते हैं कि एप्लीकेशन जनरली सही होगा। 1, 2, 3 कहीं है क्या? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है 1, 2, 3, ओनली वन प्लेस, और यही आंसर राइट है। क्योंकि एप्लीकेशन वाले जनरली सारे सही होते हैं, तो ए बी सी तो आपने एलिमिनेट कर लिया। 1, 2, 3 था एप्लीकेशन, वो डाल दिया, और 1, 2, 3 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 4 भी आ रहा है। और ये सिंपल लॉजिक है, जब इसको बॉडी में लगा रहे हो आप, ड्रग का कैरियर बना रहे हो, है ना, आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी बना रहे हो, बायोकेमिकल सेंसर बना रहे हो बॉडी के अंदर, तो भाई कम से कम बायोडिग्रेडेबल रहेगा, तभी तो ये सारी चीज़ें कर पाओगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल रहेगा, सारा शरीर में जो प्लास्टिक भर दोगे और नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस भर दोगे, तो फिर ये सब एप्लीकेशन क्यों करोगे आप? तो ईजी। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, ये पढ़ के आप सोचेंगे एक्टिव तो नहीं हो सकता, वहाँ पे कैसे जाएगा। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स ऑफ डीएनए एनालिसिस, ये सारा क्या है? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है। और फाइनली किस चीज़ का है? एट द प्रेजेंट डेवलप टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। एप्लीकेशन है यार ड्रोन का, सारे यूज़ हो सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए तो कब से ड्रोन का यूज़ हो रहा है। आप पे नहीं डाला क्या? हमारे गांव में सैनिटाइजर डाल दिया ड्रोन से, तो पहला तो हम जानते हैं कि सही है। क्रेटर का एक्टिव वॉल्केनो का इंस्पेक्शन करना है, तो ठीक है ना, हीट रेजिस्टेंस बढ़िया ड्रोन बनाइए और दूर से कैमरा लगा के क्रेटर को इंस्पेक्ट करिए, वो भी चलेगा। क्रेटर को इंस्पेक्ट करने के लिए उसके से अंदर से जो गैसेस निकलेंगे उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं हवा से। कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स ऑफ डीएनए एनालिसिस, ऑब्वियसली वेल जो है वहाँ पे स्पाउटिंग करेगी, उसके मुंह से निकलेगा, है ना, उसके ब्रेथ का सैंपल, जैसे आपका नशा पता करता है ना मशीन, उसी तरह वेल का पता कर लेगा, वहाँ से बायोकेमिकल की स्टडी कर लेगा हवा में कलेक्ट करके। सारे एप्लीकेशन पॉसिबल हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 43, अब ये क्वेश्चन देखिए, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में लंबी चौड़ी बात लिखी गई। द एक्सपेरिमेंट, लेकिन क्या है? विल, मतलब फ्यूचर में होने वाला है। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रियो ऑफ स्पेसक्राफ्ट, 3 स्पेसक्राफ्ट रहेंगे, ऐसा फ्यूचर में होने वाला है ना। और वो क्या बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप बनाएंगे 3 स्पेसक्राफ्ट दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग। जो 3 स्पेसक्राफ्ट की दूरी जो होगी ना आपस में 1 मिलियन किलोमीटर की दूरी होगी, और विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट, आपस में जो है लेजर शाइन करेंगे, ऐसे यहाँ पे पूरा एरिया जो है लेजर का शाइन करेगा। ये कौन से एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है? वोयेजर 2 की, न्यू होराइजन्स की, लीजा पाथफाइंडर की, इवॉल्व लीजा की। अब यूपीएससी पे हमें यहाँ से डाउट हो गया कि ये लीजा लीजा 2 जगह क्यों दे रहा है, लीजा लीजा क्या है, ये लीजा लीजा क्या है, तो हम अटक गए यहाँ पे। नाउ वी आर कन्फ्यूज, लीजा पाथफाइंडर होगा या इवॉल्व लीजा होगा। नाउ ये मैंने राइट कैसे किया एग्जाम में आपको बता रहा हूँ।
नाउ आई वाज स्टक विथ टू ऑप्शन कि भाई दो जगह दिया लीजा ली तो लीजा की तो बात होगी, लीजा रे की बात नहीं हो रही, लीजा की बात हो रही, लीजा की, ठीक है, ये कोई नासा का है, लीजा पाथफाइंडर इवॉल्व लीजा। नाउ हाउ आई एलिमिनेटेड इट कि देखिए लीजा पाथफाइंडर जो है वो PT 365 में पढ़ाया हुआ था और इवॉल्व लीजा कहीं भी नहीं पढ़ाया हुआ था, लेकिन इतना मुझे पता था कि लीजा पाथफाइंडर कोई फ्यूचर का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी चल रहा है, नहीं तो हो गया है, इतना मैं कंफ्यूज था, फ्यूचर का नहीं था। तो मुझे ये लगा कि जब यहाँ पे विल लग गया है कि आगे जाके होने वाला है तो लीजा पाथफाइंडर तो चला गया, क्योंकि लीजा पाथफाइंडर तो ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है, तो फ्यूचर वाला तो एक ही बच गया, और उसका लग भी रहा है कि लीजा पाथफाइंडर का एक इवॉल्व फॉर्म है, और वो मैंने मार्क किया इवॉल्व लीजा, जो कि सही हो गया। तो चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं ना। ये लीजा पाथफाइंडर है, लीजा पाथफाइंडर विकिपीडिया काम नहीं आता, अच्छा लीजा पाथफाइंडर फॉर्मरली इसका जो भी नाम था, जो भी था, यूरोपियन स्पेस जो है उनका ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एयरक्राफ्ट है। इसको 3 दिसंबर 2015 में लॉन्च किया था, 2015 में, ठीक है। द मिशन टेस्टेड टेक्नोलॉजीज नीडेड फॉर द लेजर या इंटरफेरोमीटर फलाना लीजा एंड ESA ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्लान टू बी लॉन्च इन 2034। फाइनली इसमें जो है आगे जाके जो लॉन्च होगा, ग्रेविटेशनल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए लीजा लॉन्च होगा, है ना। उसके पहले समझिए बात को, लीजा पाथफाइंडर प्रोजेक्ट जो है वो आगे जाके लीजा को लॉन्च करेगा ग्रेविटेशनल वेव को समझने के लिए 2034 में। जो लीजा पाथफाइंडर का एक्सपेरिमेंट है वो 8 मार्च 2016 से शुरू हुआ, 6 महीने में ख़त्म हो गया, एंड 2016 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया कि लीजा पाथफाइंडर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट लीजा मिशन इज फिजिबल। तो 2034 में वो लीजा मिशन होने वाला है। ये सीधा सीधा विकीपीडिया से उठाया हुआ है, ये इवॉल्व लीजा का है। इवॉल्व लीजा इज़ द लीजा विच इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन 2034। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। 1 मिलियन की डिस्टेंस होगी, ग्रेविटेशनल वेव को समझा जाएगा। सीधे सीधे इसका डिस्क्रिप्शन देखिए इमेज का, नासा इलस्ट्रेशन ऑफ लीजा टेकन फ्रॉम फलाना फलाना नासा वेबसाइट, हाई रेजोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द 3S लीजा स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट्स दैट फॉर्म ए ट्रायंगुलर फॉर्मेशन विद सेंटर 20 डिग्री, और जो है 5 मिलियन किलोमीटर का उनका लेंथ होगा। तो लीजा पाथफाइंडर पहले लॉन्च कर दिया गया, फिजिबिलिटी स्टडी कर ली गई, और आगे जाके इवॉल्व लीजा लॉन्च होगा। और लीजा हमारा मेन चीज़ है, लीजा का पाथफाइंडर हमने पहले कर लिया 2016 में ही। नाउ 2034 में आगे जाके ये होगा इवॉल्व लीजा। गॉट इट। ऐसे करके ये आंसर आ गया था कि जो हमने नहीं पढ़ा है और जो हमने पढ़ा है वो ऑलरेडी हो चुका, तो जो उससे मिलता जुलता जो आगे होने वाला है वही इसी की बात हो रही है। जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसके लिए विल कैसे यूज़ कर सकते हैं। PT 365 में तो हमने पढ़ लिया लीजा पाथफाइंडर, ये हो गया ये तो विल कैसे यूज़ करें। विल जरूर इवॉल्व लीजा के लिए होगा, जो कि सही था। 44 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। ये एक तरह का फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एप्लीकेशन की बात हो रही है कि जेनेटिक चेंजेस हैं जो हम ऐसे सेल्स में कर सकते हैं जो कि एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्पेक्टिव पेरेंट के, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसका आंसर तो पहले ही मिल गया था माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज टेक्नोलॉजी में, उसमें भी तो जेनेटिक चेंजेस कर रहे थे ना एग में। सही बात। अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज। जब सेल डेवलप हो रहा है तो जीनोम चेंजेस क्यों नहीं कर सकते, कई बार उसमें कुछ फॉल्ट तो निकाला जाता है, इसलिए तो अर्ली इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इन द एम्ब्रायो ऑफ ए पिग, क्यों नहीं कर सकते। ह्यूमन का करें, हमारा पिग का करें, क्या फ़र्क पड़ता है। एम्ब्रायो स्टेज में डालिए, इंजेक्ट करिए, किसी का भी किसी में करिए, एप्लीकेशन है भाई। जीन में सब पॉसिबल है, 1 2 3। जीन से मेरी भी क्लोनिंग पॉसिबल है। 3 टीचर आएंगे कॉरिडोर पे, सत्यम की भी क्लोनिंग कर देंगे, फिर तो और मज़ा ही आ जाएगा। 44 के बाद पढ़ेंगे 45। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट में सीधे सीधे क्या लिखा हुआ था लास्ट में, पहले तो ये दिया कि न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं। ये मैंने PT 365 में पढ़ाया हुआ है, पिछले साल से आया था ये। तो कि इसके क्या फ़ायदे हैं, हम बाकी कुछ नहीं देखते हैं। एक चीज़ देखते हैं, दिज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक। भैया एलोपैथिक का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं, वो भी नो साइड इफेक्ट नो एलर्जिक। अरे भैया एक छींक भी आ जाएगी तो एलर्जी में काउंट हो गई ना। अगर वैक्सीन के कारण एक छींक भी आ गई, थोड़ा सा BP भी बढ़ गया, यहाँ तो लोगों के शरीर में चुंबक पैदा हो जा रहा भाई, तो साइड इफेक्ट की बात कर रहा हो।
नो साइड इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, जब प्यार का भी साइड इफेक्ट है, ये तो वैक्सीन है भाई, बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, हल्का फीवर तो आएगा 99। तो ये तो पक्का रॉन्ग हो गया, तो वो रॉन्ग हो गया, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। बाकी स्टेटमेंट में 1 देखने की जरूरत ना पड़ रही, क्योंकि तो कॉमन है, तो 2 देख लेते हैं। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट जानना था। न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या होता है कि वहाँ पे अगर कॉन्जुगेट वैक्सीन का आप निर्माण करोगे, मैंने ना पूरा PT 360 पिछला बार पढ़ाया था ना, तो वैक्सीन कैसे बनाते, कॉन्जुगेट वैक्सीन कैसे बनाते बताया था। तो वहाँ मैंने समझाया था कि अगर आप कॉन्जुगेट वैक्सीन यूज़ करो, जो कि पाकिस्तान वगैरह में यूज़ किया जा रहा है, इंडिया मदद कर रही थी, WHO मदद कर रहा था, तो हमने ये सप्लाई किया था। तो उसमें क्या होता है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस की बात है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, ये एक नॉलेज की बात थी। तो 2 तो आपने एलिमिनेट कर लिए ना, कम से कम 50% पे आपको मैंने क्या बोला, ये रूल मेरा याद करिए, ये ना मेरा ब्रांडेड रूल है और कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मैंने खुद बनाया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जब आप स्टक हो जाए 2 ऑप्शन में, वहाँ पे उसमें एक स्टेटमेंट में 1 सही है, एक ऑप्शन में 1 सही है और दूसरे ऑप्शन में 2 स्टेटमेंट सही हैं, तो आप चले जाइए, जब क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाएगा हो तो चले जाइए आप 2 स्टेटमेंट्स की तरफ और आपका सही आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है। ठीक है, जैसे फंस जाए तो मेरा वाला यूज़ करिए, ब्रांडेड है ना, इसका मैं कॉपीराइट कराऊंगा। ओके 46। अब यहाँ पे मैंने नोट किया है कि UPSC का फोकस कहाँ है, फ्लैगशिप स्कीम पे। छोटे छोटे स्कीम नहीं पूछे जाते। ओके, यहाँ पे फ्लैगशिप स्कीम आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये आया था आधार वगैरह की एनक्रिप्शन के नाम पे। इन इंडिया पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आया था। ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, हिंदू वगैरह सब में आता रहता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, जो ऑथेंटिकेशन होती है डिजिटल वर्ल्ड में, उससे रिलेटेड है ये। इसी से मिलता जुलता एक बार और UPSC ने पिछले साल इससे क्वेश्चन पूछा था, वो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड था। ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए ये PIB का आर्टिकल है, ये आया था आर्टिकल 2018 में। हालांकि देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन कार्ड्स, आधार को पैन कार्ड से लिंक करना था, तो वहाँ पे बात की थी उन्होंने कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन डेटा इज एनक्रिप्टेड यूजिंग PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंक्रिप्शन से रिलेटेड है, डिजिटल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ रखा, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो PIB में भी तो वही बोल रहे थे। नॉलेज की बात है, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, की जो होते हैं ना, डिजिटल की होते हैं वो, मतलब इंक्रिप्शन के ना कीज़ होते हैं, तो ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड नहीं होगा, हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं होगा। टेलीकम्युनिकेशन आपको कंफ्यूज कर सकता था, राइट, बट ठीक है, आप इतना समझिए। अब थोड़ा बहुत तो कभी कभी दिक्कत होती है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये आधार वगैरह के कारण न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इसको फ्लैगशिप लिख दिया। ऐसी चीज़ों पे फोकस रहता है। डिजिटल सिग्नेचर भी पूछ दिया था। ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है? इतना तो सबको पता है कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरी बात कि जो प्लांट सेल होता है उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल मतलब क्या? अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें एक बड़ा सा खाली जगह होता है, बाकी सारा मटेरियल साइड में रहेगा। इसमें जो है पानी वानी भरता है ना, इसी से काफ़ी कुछ कंट्रोल होता है। एनिमल सेल में होते हैं वैक्यूल, लेकिन वो ऐसे छोटे छोटे इधर उधर रहेंगे। खैर ये नॉलेज तो आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, थोड़ी बहुत। जनरल साइंस नहीं आता, लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, राइट, कभी कभी आ जाता है। उसके लिए अलग से पूरी तैयारी ना करने लगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल्स व्हाइल्स एनिमल सेल्स डू नॉट। अब ये एक ऐसी एकदम बेसिक चीज़ है। क्यों मैं बता रहा हूँ क्यों? आपको सेल वॉल हो कि नहीं हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना कि सेलुलोज प्लांट में होता है। अरे इतना तो पता होगा, सेलुलोज प्लांट में होता है, वो एनिमल खाते हैं, आप नहीं पचा पाते हो कि ये भी नहीं पता? ये नहीं पता तो थोड़ा सोच के देखिए अपने आप पे। सेलुलोज कभी सुना है आपके सेल में सेलुलोज का बना हुआ है? नहीं ना। सेलुलोज मतलब प्लांट यार, फैब्रिक वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ भी सीखोगे कम से कम आप। तो सेलुलोज की बात आ गई तो बोला कि प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। इतना तो पता है कि ये स्टेटमेंट सही है।
ठीक। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। तो प्लांट सेल में बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में होगा, बात हो रही है सेल वॉल की, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। मेच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल्स हैव मेनी वैक्यूल्स, छोटे छोटे, सही बात है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही निकल जाता है ना। नेक्स्ट फोकस एरिया, यूपीएससी पिछले 2-3 साल से पूछ रही है कि ये फलाना गैस जो है, जैसे एग्रीकल्चर करेंगे तो वहाँ से कौन कौन गैस निकलते हैं, और वॉल्केनो होता है वहाँ से एमिशन होता है तो कौन कौन से गैस निकलते हैं, ठीक है। कल को पूछेगा माइनिंग जो होती है उससे कौन कौन से गैस निकलते हैं, इंडस्ट्रियल कोई एक्टिविटी होती है उससे कौन कौन से गैस निकलते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उससे कौन कौन सा गैस निकलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर पे रेसिडुअल जो होता है उसको बर्न करते हैं पराली को, तो कौन कौन से गैस निकलते हैं। यूपीएससी को ये बहुत मज़ा आता है पूछने में कि गैस कौन सा कहाँ से निकलता है। तो देखिए इस बार भी पूछा, ये भी जान लीजिएगा, डिफरेंट पॉल्यूटिंग गैसेस पे फोकस है कि वो कहाँ से निकलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स फॉर बेंजीन पॉल्यूशन। तो बेंजीन कहाँ से निकलता है। बेंजीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जहाँ भी कुछ जला वाला तो बेंजीन कहीं ना कहीं से निकलेगा, देखिए, है ना। ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में निकलेगा, टोबैको के स्मोक में तो फेमस है, बेंजीन का निकलना। वुड बर्निंग, वो भी कार्बन वगैरह का चक्कर है, वहाँ से भी निकलेगा। कार्बन कहीं भी जला वाला होना तो बेंजीन निकलेगा। यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर, ये तो सबको पता है, वुडन फर्नीचर पे जो आप पेंटिंग वगैरह करते हो वहाँ से भी निकलता है। यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरिथेन, यहाँ से भी निकलता। तो ये बस ऐसा है, ऐसा की जगह फंस जाए तो आप मान लीजिए कि भाई हर जगह से ऐसी जगहों से निकलेगा ही जहाँ पे केमिकल्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो 1 2 3 4 5 सारे इसमें सही हो जाएंगे, ऐसा इसका कोई गेस वर्क नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि इन सारी जगहों से बेंजीन निकलेगा ही, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन। और आपसे यूपीएससी उम्मीद नहीं करता कि आप सारी जगह की जाके गैस की स्टडी करो कि यहाँ से तो पक्का नहीं निकलेगा। इफ अनदर ग्लोबल क्राइसिस हैपेंस इन नियर फ्यूचर, जैसे 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, फिर से ऐसा हुआ था, तो कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो इंडिया को बचाएंगे, इम्यूनिटी देंगे, कैसे एक्शंस हैं आप ये बताओ। क्राइसिस क्या है, ग्लोबल बाहर हो रहा है, ग्लोबल हो रहा है और उससे इंडिया बचा रहा है, तो क्या ज़रूरी है, ग्लोबलाइजेशन से काम होगा या डी ग्लोबलाइजेशन से काम होगा। डी ग्लोबलाइजेशन से, दैट मीन्स डी ग्लोबलाइजेशन ना करें, कम से कम बाहर पे डिपेंडेंट ना रहे, इतना भी लिंक ना रहे कि वहाँ पे तहलका मचे तो आपके घर भी तहलका मच जाए। एक तो बात ये है, तो क्या क्या करेंगे कि आपको इम्यूनिटी मिलेगी। नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, ऑब्वियसली जैसे ही शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग आएगा शॉर्ट टर्म के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी तो फट से आपकी जगह पैसा निकाल लेंगे, वो कहीं और चला जाएगा, आपकी इकॉनमी डूब जाएगी, क्योंकि आप तो उन पर डिपेंडेंट हो। तो शॉर्ट टर्म प्यार पे डिपेंड ना करें, प्यार करें तो डीप करें, लंबे उम्र का करें, 100 साल तक जिए, तब ये स्टेबल रहेंगे। नहीं तो देखिए आजकल तो लोग फट से तलाक करके निकल जा रहे हैं। तो कभी भी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए, उससे जो इनस्टेबिलिटी आ जाती है। उसी तरह से हमें शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग नहीं लेना चाहिए, कभी भी निकल के भाग सकता है इंसान, यहाँ पे कंट्री और कंपनी से भाग जाएंगे। तो नॉट डिपेंडिंग विल बी हेल्पफुल, यस इट विल बी। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक, इसी का तो रिवर्स स्टेटमेंट दे दिया एक तरीके से, फॉरेन बैंक खुलवा दोगे और कल का फॉरेन बैंक का ब्रांच है यहाँ पे इंडिया में 5, अमेरिका में है 5000, और अमेरिका में 5000 डूब गए, तो इंडिया वाले भी 5 डूब जाएंगे ना, क्योंकि सारे तो रिलेटेड हैं। तो फॉरेन बैंक मत खुलवा भाई, बाहर की क्राइसिस अंदर घुस जाएगी कंट्री में, इससे तो नुकसान हो जाएगा। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर लोगे तो पूरा का पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में हमने अलाउ किया हुआ है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी करने लगे तब तो पूरा कैपिटल कन्वर्ट होकर चला जाएगा, ये नहीं है पॉसिबल, 1 ओनली। ठीक, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। 50, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको जो है एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मोनाल में मिल जाएगा, सिरा में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। बोल रहे हैं कि अगर आप डिमांड डिपॉजिट अकाउंट जो है आपका, डिमांड डिपॉजिट है, करंट अकाउंट नहीं जिस पे कॉरिडोर चल रहा, डिमांड डिपॉजिट है आपका 1 लाख का, आप उसको निकाल लेते हो, तो जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जानना चाहिए M1 M2 M3 M4 जो करके होते हैं, तो उसमें जो M3 होती है वो एग्रीगेट मनी सप्लाई होती है, उसमें डिमांड डिपॉजिट भी आता है, कैश भी आता है। तो आपने डिमांड डिपॉजिट निकाल लिया, यहाँ पे आपका 1 लाख था और वो निकाल के आप कैश में लेकर आए, तो ओवरऑल तो एक ही रहा ना, अनचेंज्ड। कॉन्सेप्चुअल है, पढ़ लीजिएगा थोड़ी सी इकॉनमी। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं।
विथ रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी। ऐसा कुछ नहीं है कि लिस्टेड कंपनी में ही एसेंशियली जाएगा। इट इज़ ए लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। यस, लार्जली इट इज़ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। बॉन्ड वगैरह जो होते हैं ना वो डेट क्रिएटिंग होते हैं। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना ये नॉन डेट क्रिएटिंग होता है मोस्टली। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। नहीं, जब नॉन डेट है तो फिर आपकी डेट सर्विसिंग क्यों करनी है, उसी का अलग से दे दिया है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नथिंग लाइक दैट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज आउट FDI जो बड़ी बड़ी कंपनी में होती है ना, उस तरह की बात होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी स्टेबल होता है और उसमें शेयर होता है कंपनीज में। लिस्टेड नॉन लिस्टेड से ज़्यादा मतलब नहीं है। 52 with reference to the international trade of India at present, which of the following statements is or are correct? India's merchandise exports are less than merchandise imports. अब ये देखिए सर्विसेज में इंडिया बहुत आगे है, सर्विसेज में इंडिया एक्सपोर्ट बहुत करती है, लेकिन अगर मर्चेंडाइज की बात करें, गुड्स की बात करें, तो वहाँ पे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट के हिसाब से कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। इंडियाज इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। इंडिया का केमिकल फर्टिलाइज़र, सारा यूरिया तो बहुत ज़्यादा बाहर से आ रहा है कंट्री में। आयरन एंड स्टील चाइना से जाके फ्लड हो रहा है, हमें उस पर जो है CVL वगैरह लगाना पड़ रहा है, ड्यूटी लगानी पड़ रही है। तो घट कहाँ रहा है रिसेंट ईयर में? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये बोलना कि इंडिया की आयरन स्टील का जो इम्पोर्ट है वो घट गया है, फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट घट गया, मशीनरी का इंपोर्ट घट गया, ऐसा कुछ सही नहीं है। ऐसे इसका सही आंसर तब आएगा जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। ठीक है, ये रॉन्ग है। मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट जो है लेस है, इंपोर्ट ज़्यादा है, ये बात सही है। तो 1 तो सही है, 2 रॉन्ग है। ये चला गया, बट 2 रॉन्ग है और 1 तो सही है। तो हमारा आंसर तो सीधा 1, 3, 4 आ गया। यहीं से 2 स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन उससे एक बहुत आसान स्टेटमेंट यहाँ है, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर दैन इट्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंडिया की BPO इंडस्ट्री, इंडिया की IT इंडस्ट्री बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करती है। दिस इज़ राइट। इससे आप ये अराइव कर सकते थे कि या तो 3 और 1, 3, 4 सही है। और जब ऐसा अटक जाए कि एक तरफ एक स्टेटमेंट सही और एक तरफ 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही, तो कहाँ जाएंगे आप? 1, 3, 4 के साथ जाएंगे। मेरा वाला रूल काम करता ना। ठीक है, इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड और करेंट अकाउंट डेफिसिट विच इज़ राइट। इसमें कहाँ प्रॉब्लम थी? बहुत कुछ कहाँ समझना था इसमें, आपको यहाँ दिक्कत आ रही थी ना। लेकिन आप ये देखिए ना कि सर्विसेज वाला तो आप जानते हैं कि इंडिया का सर्विस में बहुत एक्सपोर्ट है, करेंट अकाउंट डेफिसिट है, ये तो आप तो जानते हैं। तो 3, 4 आप जानते हैं, हो गया। आपको 2 समझने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड ना भी याद रखें तो काम चलेगा ना। लेकिन आप प्रिपेयर करके जाइएगा। ये ट्रिक तो खैर बेशकीमती हैं, इनका क्या ही कहें हम। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स, ये आपके हर जगह मिल जाएगा जब आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह का पढ़ोगे। तो ये क्रूड ऑयल की जो बात है, ओवरऑल प्राइसेस की बात करते हैं, तो हम लोग वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट देखते हैं। काफ़ी शुद्ध ऑयल होता है ये जो है यूरोपियन मार्केट वगैरह से रिलेटेड है। ओके, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना आसान था। जितने सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, बैंकिंग, फाइनेंशियल वगैरह, अगर वो लोग लोन लें, डेट लें, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लोन और डेट। जो बड़ी बड़ी जो है बैंक के हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज हैं, बैंक वगैरह हैं और NBFC वगैरह हैं, अगर वो लोग लोन लें, डेट लें, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लोन और डेट। उसके अलावा बाकी सारा है नॉन फाइनेंशियल डेट। तो इंडिया में हाउसिंग लोन जो इंसान लेता है, नॉन फाइनेंशियल डेट हो गया। क्रेडिट कार्ड जो आपकी होती है, उस पर जो लोन लेते हो आप, नॉन फाइनेंशियल डेट हो गया। जो ट्रेजरी बिल होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी नॉन फाइनेंशियल डेट हो गया। इसीलिए इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। ओके, ऐसे करके ये था, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। इन इंडिया, वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स, वाई अदर्स आर नॉट। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर किसी कंट्री में 2 टाइप के होते हैं, हर कंट्री में नहीं, जिसके पास है औकात उसी की बात है। इंडिया के पास जैसे मतलब सिविलियन होता है और मिलिट्री होता है, और हमें चाहिए होता दोनों को चलाने के लिए ईंधन, फ्यूल, यूरेनियम, थोरियम, जो भी है। थोरियम तो इंडिया में बहुत है, यूरेनियम चाहिए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये कहना है कि हम पूरे वर्ल्ड में अगर यूरेनियम के फ्यूल की सप्लाई करवाएंगे, मान लो कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से लेना या कजाकिस्तान से लेना, कहीं से भी लेना है, अगर लेना है, तो IAEA का ये कहना है
कि अगर आप फ्यूल ले रहे हो बाहर की कंट्री से तो वो सिविलियन पर्पस में यूज होना चाहिए, बिजली पैदा करने के लिए। तो क्या होता है कि वो देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि अब सिविलियन के नाम पे, काकरा पार के नाम पे, कुडान कुलान के नाम पे अब पाकिस्तान पर अटैक कर दोगे उस फ्यूल का यूज़ करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना के। तो वो क्या करता है कि बाहर से जो फ्यूल आ रहा है आपको कंट्री में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वहाँ पे सेफगार्ड देखता है कि आप इसका सही उपयोग करें। जैसे ओपीएम का होता है ना, इंडिया कल्टीवेट कर सकते हैं 3 स्टेट में, लेकिन उससे मॉर्फिन कोडीन बनेगा। उस ओपीएम से आप अफीम से आप ओपीएम से इंडिया में ये नहीं बना सकते, हीरोइन नहीं बना सकते। तो इंडियन गवर्नमेंट चेक करती है ना तीनों स्टेट में, यूपी, एमपी, राजस्थान में, कि ओपीएम का सही कल्टीवेशन हो, मिसयूज़ ना हो। उसी तरह IAEA आपकी कंट्री में देखती है कि बाहर से जो फ्यूल आपने मंगवाया तो आप उसका उपयोग मिलिट्री में ना करो, सिविलियन में करो। अब आपको आंसर मिल जाएगा क्यों है इंडिया में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर IAEA के सेफगार्ड में और कुछ नहीं है, क्यों? सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। ये रीज़न क्यों बना? हाँ, इसलिए रीज़न बना कि इम्पोर्टेड यूरेनियम जो होता है वो सिविलियन वाले के लिए यूज़ होता है, और डोमेस्टिक सप्लाईज जो है वो सिविलियन और मतलब मिलिट्री के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मिलिट्री वाले में हम जो है डोमेस्टिक सप्लाई का ही यूज़ करते हैं, और उसको हम किसी की निगरानी में नहीं रखना चाहते। इसलिए जो बाहर से फ्यूल आएगा वो डोमेस्टिक में, जो देखिए फ्यूल आपके 2 हो गए, डोमेस्टिक वाला और इम्पोर्टेड यूरेनियम। इम्पोर्टेड को आप सिविलियन में ही यूज़ करिए, और जो आपका डोमेस्टिक है आप उसको मिलिट्री में यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मिलिट्री में फॉरेन का फ्यूल लगाने लगेंगे, आपकी मिलिट्री की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी IAEA देखने लगेगा। इनफैक्ट देगा ही नहीं, करवाएगा ही नहीं, आप ले ही नहीं पाओगे। तो फॉरेन से जब भी आएगा तो वो सिविलियन वाले में ही जाएगा। तो ये उसको जो चेंज करके, उसी वर्डिंग को जो चेंज करके, कॉन्सेप्ट वही है, सम यूज़ इम्पोर्टेड यूरेनियम। यहाँ पे इम्पोर्टेड यूरेनियम मतलब सिविलियन वाले रिएक्टर के लिए, एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज मतलब क्या? मिलिट्री वाले के लिए। तो इंडिया में 2 तरह के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, एक मिलिट्री वाले, एक सिविलियन वाले। इसीलिए IAEA कुछ को देखता है, कुछ को नहीं देखता। मिलिट्री वाले को नहीं देखता, सिविलियन वाले को देखता है। सिविलियन वाले इंपोर्टेड यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री वाले डोमेस्टिक सप्लाई यूज़ कर रहे हैं खुद का घर का। ये कारण है ना। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? अगेन वन फोकस एरिया इज WTO का ट्रिप्स का क्वेश्चन 1 साल पहले 2 साल पहले ही आ चुका था। अब WTO का ट्रिम्स का क्वेश्चन भी आ गया। SPS वगैरह करके WTO हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन लेके आता है, और वो इकोनॉमी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, और आपकी इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो था ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जो ट्रिम्स है WTO की इनिशिएटिव, उसके बारे में बोला गया है कि क्या बातें सही हैं। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। चूंकि वर्ल्ड में ट्रेड को इनेबल करना है, तो अगर बाहर से जो है आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर, तो उस पर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाना इंपोर्ट पे, कि हम इतना ही सामान खरीदेंगे किसी पार्टिकुलर कंट्री का, जब तक कि हम WTO से कोई इजाज़त न ले कि हमारी इकॉनमी खतरे में है। तो हम किसी कंट्री से कि हम 1 किलो ही चावल लेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे, ये प्रोहिबिटेड है। ये बात सही है, क्योंकि WTO का काम ही है ट्रेड फैसिलिटेशन। ठीक, आप समझ रहे हैं, ओपन मार्केट करने के लिए, ट्रेड फैसिलिटेशन करने के लिए। अब हम कोटा बना दें कि पाकिस्तान से हम 5 किलो आलू ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तो ये WTO के खिलाफ हो जाता है। बट अगेन सम पॉइंट हम WTO के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि पाकिस्तान जो इससे टेररिज्म करता, पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में है FATF में, तो वो सब चलेगा। 1 सही है, 1 सही होते आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन ये वाला जो एलिमिनेट हो जाता है। नाउ दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे नॉलेज की बात आ जाती है। बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं है ये, है ना, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दे आर कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसलिए तो नाम पड़ा है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। हाँ, तो 1 एंड सॉरी, एक तो चीज़ ये कि आपको बता दूं कि ये बस गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए नहीं होता। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग। नाउ यू आर एट द राइट आंसर। 1 and 3 ट्रिम्स का मतलब बस गुड्स के लिए है, तो सेकेंड ऑप्शन में गुड्स एंड सर्विसेज है ना, तो बस ये वाला रॉन्ग हो गया। तो आपका ऐसे ही आंसर आ गया आपका 1 and 3। ठीक है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं आप डिराइव। बाकी दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन पे बोलना अलग बात है,
और पूरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करना वो अलग बात है। इंडिया में भी तो एफडीआई सेक्टर है, एफडीआई में हर सेक्टर में अलग अलग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउ है, वो तो हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, लेकिन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ये भी एक फोकस एरिया है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या किया जाता है आरबीआई की तरफ से, बहुत फोकस का एरिया, हर साल कुछ ना कुछ आएगा। इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट डू, पूछा ब्लॉक करके। देखिए एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि कंट्री में मनी फ्लो को बढ़ाना। मनी फ्लो को बढ़ाना मतलब कि आरबीआई क्या करेगी, देखिए आरबीआई जो है बैंकों को पैसा देती है ना, रेपो रेट पे देती है, तो रेपो रेट को अगर वो कम कर दे तो बैंकों को पैसा आसानी से मिलेगा, बैंक का पैसा नीचे फ्लो होगा, तो रेपो रेट को घटा सकती है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए। दूसरा आरबीआई ये कर सकती है कि बैंकों पे आरबीआई ने फिक्स किया हुआ है ना ये सारे कैश रिजर्व रेशियो, तो कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे तो भी मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ जाएगी, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन ये पूछ रहे कि क्या नहीं करेगी, कट एंड, अच्छा उसके साथ एसएलआर भी होता है, एसएलआर को भी अगर घटा दे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो लेकिन आरबीआई क्या नहीं करेगा, कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। एसएलआर को अगर आरबीआई घटा देगा है ना, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो अगर ऐसा करेगा आरबीआई तो दैट मीन्स कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि नॉट डू, तो ये तो डू वाला हो गया ना, तो ये रॉन्ग होगा। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जैसे ही बढ़ेगा ना, तो जस्ट लाइक दीज थिंग्स द बैंक्स विल हैव लेस मनी, क्योंकि सारा जो रेपो रेट वगैरह होता है उससे लिंक्ड होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पे लिंक्ड होता है। तो जैसे ही ये रेट बढ़ जाएगी तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा पब्लिक में देने के लिए और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, जो मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। तो एक्सपेंशन में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को ज़्यादा कर देना विल बी रॉन्ग, उससे इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्सपेंशन। तो आप क्या नहीं करोगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इंक्रीज नहीं करोगे, तो ये आंसर राइट होगा। देन क्या है, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट हो या रेपो रेट हो, मैंने पहले ही बताया कि अगर कम करोगे तो कंट्री में पैसा ज़्यादा आएगा, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा, तो ये भी डू करेगा, तो नॉट डू में ये भी नहीं होगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। अब ये बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग। जैसे हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म हुए तो 1991 में, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हमारे पास 4। क्या है पहले स्टेटमेंट क्या है, नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे शायद। वर्कर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एट 2004-5 प्राइसेस इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरियाज। देखिए ऐसा नहीं है, ये नीति आयोग का एक पेपर आया था, उसमें ये बताया गया था 2017 में कि लिबरलाइजेशन की तारीफ की गई थी काफ़ी, तो उसमें ये बताया गया था कि वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब वर्कर जो कमा रहा है अपने हिसाब से पर वर्कर, तो चाहे तो वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, दोनों तरफ बढ़ गई है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड। रूरल एरिया का वर्क फोर्स ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ गया? नहीं भैया, सारा तो अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। रूरल एरिया में तो एक किसान जो है बड़ा बड़ा प्लॉट देख रहा है ना, कहते हैं कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी है। परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड, नॉट एट ऑल। अर्बनाइजेशन हो रहा है तो परसेंटेज शेयर ऑफ पीपल वर्किंग इन अर्बन एरियाज हैज इंक्रीज्ड एक्चुअली, नॉट इन रूरल एरियाज। तो ये वाला भी रॉन्ग है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा था तो निकालना बड़ा आसान था। पहले वाले में हम कंफ्यूज थे कि चलो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है कि नहीं घटी, लेकिन इतना तो पता है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज, नॉट एट ऑल। परसेंटेज शेयर ऑफ अर्बन एरिया का बोल सकते हैं बड़ा हो, रूरल का भी हो सकता है कभी बड़ा, लेकिन स्टेडली तो इंक्रीज लगातार तो नहीं होगा, कम से कम 21 साल से बढ़ता जा रहा है रूरल एरिया का वर्कफोर्स और अर्बन के लोग वर्कफोर्स में कम होते जा रहे हैं। नथिंग लाइक दैट, सारे सर्विसेज वगैरह तो अर्बन एरियाज में है। तो 2 तो रॉन्ग था, तो 2 रॉन्ग होते हुए तो इतना तो एलिमिनेट हो गया था। अब 3, 4 और 4 3 में बचे हुए थे। तो मैंने आपको ऐसे में क्या बोला है, जब कॉमन हो जाए और 2 हो जाए तो जिसमें ज़्यादा करेक्ट है वो सही होता है। ब्रांड है ये, ब्रांड ओके, इसका यूज़ जो है ध्यान से करना। तो 3, 4 सही है, ये साइकोलॉजी समझना है यूपीएससी की, ठीक है। तो चलिए, अब 3 हमने नहीं देखना था, हमें सिंपली 4 देखना था। ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, नहीं ऐसा नहीं है, रूरल एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ डिक्रीज, हाँ सॉरी ऐसा ही है।
रूरल एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ जो है डिक्रीज हुआ है, ऑब्वियस है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज होगा ग्रोथ, तभी तो अर्बन में बढ़ेगा। निगेटिव ग्रोथ हुआ है एम्प्लॉयमेंट में वहाँ पे कई सालों में, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे 3/4 सही होगा। और ऐसे भी जब 3 कॉमन आगे लास्ट में बचे थे तो कौन सा सही होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है। ठीक, ज़रूरी नहीं है, ध्यान से अपनाएं इस चीज़ को। 59 क्वेश्चन, ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है ना। कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर, रूरल, आरआरबी, कितना कितना लोन देते हैं उसकी बात हो रही है। इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। भाई स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का पीएसएल कोटा होता है भाई, बहुत पैसा देते हैं वो लोग। रीजनल रूरल बैंक भी बहुत पैसा देता है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कितना भी हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो, एससीबी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तुलना नहीं कर सकता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यार। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फलाना इज टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ये अगर आपको नॉलेज होती तो आप कर लेते, उस हिसाब से आंसर यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है। 60 इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स। अब ये देखिए कैसे एलिमिनेशन होता है। बोल रहे हैं कि इंडिया में साइबर इंश्योरेंस मिलती है इंडिविजुअल्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली, तो जनरली क्या क्या कवर होता है साइबर इंश्योरेंस में, इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। तो ये लॉस ऑफ फंड्स अदर बेनिफिट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिंपली ये देखते हैं कि इंडिया में अगर आपको साइबर इंश्योरेंस दिया जा रहा है तो जनरली क्या क्या कवर होता है। आपका लैपटॉप का मरना कवर होता है कि नहीं कवर होता। कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर, देखेंगे। कॉस्ट ऑफ ए न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो। देखिए आपको पूरा नया कंप्यूटर का कॉस्ट दे दिया जाए कि मिसक्रिएंट आया था और उसको डैमेज कर रहा था, इफ प्रूव्ड सो, तब तो आप प्रूव कर देना कि मेरे भाई ने क्या किया कि उसको उठा के पटक दिया कंप्यूटर को और बदले में मैं नया कंप्यूटर दे दूँ, तो ये जनरली कवर नहीं होता। ओके, नहीं तो हर कोई नया नया लैपटॉप लेके घूमता रहेगा। तो 2 को एलिमिनेट करना है ना, 2 को एलिमिनेट करेंगे तो ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या बच गया 1, 3, 4। ओके, कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, यस दिस इज कवर्ड। कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स इज सुइट, यस अगर आपका कंप्यूटर पे कोई थर्ड पार्टी केस कर दे और आपका ऑफिशियल काम चल रहा था तो उसका कॉस्ट ऑफ डिफेंस भी ये लोग देखते हैं। बट इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी, सीधी सी बात है, आपको नया कंप्यूटर नहीं दे दिया जाएगा अगर आप प्रूव कर दोगे। तो चोरी हो गया तो आपको पूरा नया कंप्यूटर, डैमेजेस की बात हो रही है, चोरी की बात नहीं हो रही है। मेरे भाई ने इसको पटक के तोड़ दिया, मुझे नया कंप्यूटर दे दो, और आपको इंश्योरेंस कंपनी देती रहे, है ना, रोज़ तोड़वाते रहो आप। 2 को हटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले वाले में मिलेंगे तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 to 80। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।